नमस्कार, मैं रिंकू मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का लोक जागृति में। आज हम बात करेंगे संतोष मिश्रा जी से, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, साथ ही ये कई बैंकों के पैनल पे भी है और इसके साथ साथ ये लोक जागृति पत्रिका के संपादक भी है। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदते समय और बेचते समय किन किन कागजातों पर ध्यान देने चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं संतोष जी से। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? लॉ प्रोफेशन किस लिए चुना आपने? देखिए, लॉ प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन, सम्मानित प्रोफेशन है जिससे कि लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, उनको उनके दुख दर्द में आप हिस्सा बन सकते हैं। साथ साथ जो है एक सामाजिक काम आप करते हैं। दूसरी बात इसमें है कि आप एडवोकेट प्रोफेशन में लोगों को करियर भी अच्छा है कि आपका सामाजिक सम्मान भी होता है, साथ साथ आर्थिक उन्नति भी होती है। इस वजह से मैंने जो है एडवोकेट प्रोफेशन को चुना। आपने लीगल में ऐसा मतलब क्या देखा और क्या इसमें विजन क्या है इसमें आपका लीगल फील्ड में आने का? जहाँ तक लीगल फील्ड में आने का मेरा विज़न ये है और मैं आने वाले समय में ये करना चाहता हूँ कि लोगों को इजी वे में कानूनी सहायता मिल सके। इसके लिए मैंने एक लोक जागृति के अंडर ही एक संस्था बनाई जिसका नाम है लेगेजी इंटरनेशनल। लीगल को इजी वे में हम प्रमोट करना चाहते हैं कि लोगों को आसानी से हर कोई चीज़ लीगल इशू से रिलेटेड फ़ोन पे ही उन्हें आदि समस्या का समाधान हो सके और उन्हें अलग अलग जा कर के भटकना ना पड़े। लोगों को क्या होता है कि वो उनकी प्रॉब्लम रहती है सिविल मैटर की, वो चले जाते हैं क्रिमिनल के पास, क्रिमिनल की ज़रूरत होती है वो सिविल के पास, कॉर्पोरेट एडवोकेट उन्हें चाहिए तो सही नहीं मिल पाता। तो प्रॉपर व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस एडवोकेट से उसका समाधान हो पाएगा, ऐसी व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ। जिसके लिए मैं फ्री लीगल हेल्पलाइन चलाना चाहता हूं कि लोगों को जो भी समस्या हो, जैसे कि आप रोड पे चल रही हैं, कोई लड़की को किसी ने छेड़ दिया तो वो वहीं से फ़ोन करके लीगल इशू पे बात कर सके कि हमें कहाँ जाना है, किससे कंप्लेन करनी है, कब कंप्लेन करनी है, या और भी इशू हैं जिससे किसी को प्रॉपर्टी लेनी है। अब कहीं लेनी है तो वो एडवोकेट के पास कैसे कहाँ जाएगा, पता करेगा, तो उसे फ़ोन पे ही आधी जानकारी मिल जाए। ऐसा मैं चाहता हूँ कि लीगल को इजी वे में, उसको हार्ड बना करके नहीं कि लोगों को पहले पेपर इकट्ठा करे, फिर एडवोकेट तलाशे, फिर एडवोकेट के पास जाए और वो क्या एडवाइस दे रहा है, सही है कि गलत है, ये सारी चीज़ों को उसे फ़ोन पे ही मिल जाए। ऐसा मैं आने वाले समय में करना चाहता हूँ। मेरी लेगेसी इंटरनेशनल जो लॉ फर्म है, जो लोक जागृति से रिलेटेड ही काम कर रही है, उसमें हमने इस चीज़ को कर रहे हैं। सर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है और इसका भिन्नता क्या है, आप बताइए। लीज होल्ड प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसपे पूर्ण स्वामित्व नहीं प्राप्त होता है। जो परचेज लेने वाला होता है उसे सिर्फ कुछ समय तक के लिए ही स्वामित्व का अधिकारी होता है। वो किसी अथॉरिटी द्वारा उसे लीज पे 90 ईयर्स के या 99 साल के पट्टे पे दी जाती है। उसके बाद उसका एक्सपायरी हो जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की ओनरशिप अथॉरिटी के पास रहती है। जैसे नोएडा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, सारी प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे ही है। वहाँ फ्री होल्ड कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। गाजियाबाद अथॉरिटी में कुछ प्रॉपर्टियां लीज पे हैं, कुछ प्रॉपर्टी फ्री होल्ड पे हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, फ्री होल्ड की प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो खरीदता है उसको पूर्ण स्वामित्व मिलता है कि उसे सेल करते समय, परचेज करते समय या लोन लेते समय कहीं पे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी में अथॉरिटी से आपको परमिशन लेके ही आप सेल कर सकते हैं या कहीं मॉर्गेज कर सकते हैं, और लीज एक्सपायर होने के बाद उसे रिन्यू कराना पड़ता है। और इन जनरल लीज होल्ड प्रॉपर्टी की में आप स्वामित्व आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जो स्वामित्व आपको फ्री होल्ड में मिलता है। फ्री होल्ड में सेल डीड होती है और लीज होल्ड में लीज डीड या ट्रांसफर डीड होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका भिन्नता क्या है, तो अब हम जानेंगे संतोष जी से म्यूटेशन क्या होता है और ये कितना जरूरी होती है। किसी भी प्रॉपर्टी में म्यूटेशन बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि बिना म्यूटेशन के एक्चुअल ओनरशिप नहीं आती है। अब म्यूटेशन अलग अलग तरह की प्रॉपर्टियों पे अलग अलग
तरह से होता है। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, उसका मुटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा खतौनी में नाम जब दर्ज होता है तो उसे मुटेशन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में और सब जगह उसे खारिज दाखिल बोलते हैं, और हरियाणा में उसे इंतकाल बोलते हैं। और गाजियाबाद और जो शहरी जगह पे हैं, इसमें क्या होता है, नगर निगम या जो है अथॉरिटी में अपना नाम दर्ज कराना होता है कि रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद अब रजिस्ट्री की पेपर और उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट लगा करके आप सबमिट करते हैं, फिर वहाँ पे आपका नाम दर्ज हो जाता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में भी मुटेशन करानी होती है नोएडा में। और गाजियाबाद में क्या होता है कि नगर निगम जो फ्री होल्डर नगर निगम में आप अपना नाम दर्ज कराते हैं, उसी से हाउस टैक्स और सारी चीज़ें आपकी आने लगती हैं। मुटेशन के बारे में लोग अक्सर क्या करते हैं कि रजिस्ट्री तो करा लेते हैं लेकिन मुटेशन नहीं कराते। लेकिन मुटेशन कराना बेहद ज़रूरी इसलिए होता है कि एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 2 या 3 हो सकती हैं, लेकिन मुटेशन हमेशा एक ही होगा। और मुटेशन से ही आपका ओरिजिनल ओनरशिप आपकी मानी जाती है। आप जैसे लैंड खरीद लेते हैं, अगर मुटेशन आपके नाम से नहीं है, कल को अथॉरिटी कोई एक्वायर करती है या गवर्नमेंट एक्वायर करती है, तो मुआवजा किसे मिलेगा? जिसके नाम से मुटेशन है, रजिस्ट्री के बेस पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्री लिए घूमे रहेंगे और आपको ना कोई मुआवजा मिलेगा ना कुछ होगा। और आपके कल को जो लीगल हायर होंगे उनको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराने में दिक्कत आती है। इसलिए मुटेशन कराना किसी भी प्रॉपर्टी का बेहद ज़रूरी है, अपने सेफगार्ड के लिए भी, और बैंक लोन भी मुटेशन के बेस पे ही देता है ज़्यादातर। जैसा कि आप लोगों ने जाना मुटेशन क्या है, तो अगर आप लोगों ने भी अगर प्रॉपर्टी ली है और अभी तक मुटेशन नहीं करवाया तो आप लोग जल्द से जल्द मुटेशन करवा लें। इसके साथ ही हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कम से कम एक एडवोकेट से जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी रखता हो उससे चेक करा लेना चाहिए पेपर पूरा। वैसे इन जनरल आपको मैं बता दूं कि आप जिससे भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कम से कम उसकी ओनरशिप आप चेक करें कि वो किस डॉक्यूमेंट से उसकी ओनरशिप आई हुई है, और 30 साल का डॉक्यूमेंट उसके पास है कि नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबको आप एक बार देखें और ये करें कि प्रॉपर मैप उसका सैंक्शन मैप है, पास है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी को लें। साथ में अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो सारे ओरिजिनल पेपर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको खाली, जैसे आज दिल्ली एनसीआर और सब जगह पे क्या होता है, जनरली प्लॉट होते हैं, बिल्डर कई फ्लोर बना करके ओरिजिनल नहीं देता है, लेकिन उसमें आपको ये एश्योर करना होता है कि वो ओरिजिनल पेपर कहाँ रहेगा। बिल्डर अपने पास रखेगा तो उससे आपको अवेलेबिलिटी रहेगी 2, 4, 10 साल 20 साल बाद भी अगर आप उस ओरिजिनल पेपर को देखना चाहें तो कहाँ मिलेगा, ये उस बिल्डर से या जिससे भी परचेज या ऐसी जगह पे। अगर ओरिजिनल पेपर सारे आपके पास हैंड ओवर हो रहे हैं तब तो आप सारे ओरिजिनल लेंगे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सारे पेपर ओरिजिनल नहीं आ रहे हैं तो आपकी रजिस्ट्री आपके पास ओरिजिनल आएगी, क्योंकि अब रियल इस्टेट में कई तरह से हो रहे हैं कि फ्लोर वाइज बिक रहे हैं, फ्लैट वाइज बिक रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप यही कोशिश करेंगे कि आपके पास ओरिजिनल आए तो आप फ्लैट ले रहे हैं, प्लॉट का पेपर ओरिजिनल नहीं मिल पाता। लेकिन कम से कम आपके पास प्लॉट के पेपर कहाँ है ये ट्रेसेबल रहे, क्योंकि कई बैंक ऐसे होते हैं जब लोन देते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमें ओरिजिनल मदर डीड मतलब जो प्लॉट का पेपर है जिससे वो प्रॉपर्टी ओरिजिनेट होके आई है वो देखना या उसका ट्रेसेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि फ्लैट भी बिक जाता है और प्लॉट भी बिक जाता है या फाइनेंस हो जाता है। तो ऐसे में आप अगर खाली अपनी रजिस्ट्री करा के फर्स्ट बार तो लोन ले लिए, उस समय बिल्डर तो दिखा दिया, लेकिन जब आप दोबारा बेच रहे हैं या कभी आपको अदर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी तो मदर डीड मतलब प्लॉट का पेपर बिल्डर अपने पास रखा तो ट्रेसेबल नहीं है या कहाँ कर दिया है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये बेहद ज़रूरी है आपको एश्योरेंस करना उस समय ज़रूरी है कि वो प्लॉट का पेपर आपके सोसाइटी में किसी के पास रहे या बिल्डर के पास रहे, तो बिल्डर आपको दिखा दे जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको वो अवेलेबल हो जाए। ये बेहद ज़रूरी पहली बात ये होता है। दूसरी बात आपको देखना पड़ेगा जो बिल्डर या जो आदमी बेच रहा है वो अपने नाम से नक्शा पास कराया है कि नहीं कराया है। अगर फ्लैट ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं तो मुटेशन उसके नाम से है कि नहीं है।
ये सारी चीज़ों को देखते हुए और ओरिजिनल पेपर देखते हुए, और जो ओनर है उसी के नाम से आपको पेमेंट देनी होती है। होता क्या है कभी कभी कि पेमेंट आप दूसरे के नाम से देते हैं, प्रॉपर्टी तीसरे के नाम से है, तो वो सब चीज़ों में आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब चीज़ों को आपको पहली बात 30 साल का पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर देखना होता है, और उसकी कॉपी अगर कोई बिल्डर से या कहीं ऐसी ले रहे हैं तो कॉपी उसकी ज़रूर आप एक सेट लें, साथ साथ उसका ओरिजिनलिटी देखें कि ओरिजिनल पेपर कहाँ पे किसके पोजीशन में रहेगा आपके प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद, फाइनेंस करने के बाद भी, क्योंकि बाद में जब आप बेचोगे तब भी आपको दिक्कत आएगी। तो ये मैं आपको लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदते समय आप अपने पेपर को किसी एडवोकेट से दिखा लीजिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी रखता हो, क्योंकि क्या है आप लाखों पैसा अपने हार्ड एंड मनी को लगाते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी लापरवाही में गलती कर जाते हैं कि हमेशा के लिए आपको ये दिक्कत परेशानी बनी रहती है। जैसा कि आपने जाना प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 30 साल का ओरिजिनल जो पेपर है वो ओरिजिनल पेपर कहाँ पे है, किसके पास है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जब हम पैसे देते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय, तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, उसी के नाम पे हमारा पैसे जाए तो आप सुरक्षित है। इसके साथ साथ आप किसी ऐसे वकील से कंसल्ट करें जिन्हें प्रॉपर्टी के लिए पूरी तरीके से नॉलेज हो। तो आप अगर अरबों खरबों लाखों का अपना जो डील करते हैं वो थोड़ी सी कंजूसियत के लिए किसी भी तरीके से नुकसान में ना होकर आप इस वजह से आप जो है कंसल्ट करें, उसके बाद ही ये पैसा का आदान प्रदान करें। तो अब हम जानते हैं कि वसीयत क्या होता है और वसीयत का रजिस्ट्रेशन कितना जरूरी है। कानून में वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट नहीं है, लेकिन वसीयत को काफ़ी डिस्प्यूट होने की वजह से वसीयत को रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए। कानून ने नहीं कहा था, क्योंकि जब वसीयत होती है आदमी की अंतिम इच्छा उसकी हो सकता है मरते टाइम तक हो, तो जो भी वो उस समय कह देता है, 2 लोग गवाह हो जाते हैं, उसी को वसीयत माना जाता है। अब आदमी जब मर रहा होता है, उसकी इच्छा अगर प्रॉपर्टी को किसी और को देनी हुई तो वो रजिस्ट्री कराने तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जा नहीं पाएगा। तो ये हमारे पहले कानून में व्यवस्था थी कि जो भी वो लिख देता है या बोल देता है या कर देता है वही वसीयत बना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, डिस्प्यूट बढ़ते गए, तब अब ज़्यादातर होती कि अगर रजिस्टर्ड वसीयत है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और हर आदमी को एक अपनी वसीयत रजिस्टर्ड करा लेनी चाहिए, क्योंकि उसके एक्सपायर होने के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र होने में बहुत सारी दिक्कत आती है और बहुत सारा डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। तो वसीयत जो है रजिस्टर्ड ही करा लेना बेटर होता है, क्योंकि रजिस्टर कराने के बाद आप उस वसीयत को प्रोवेट कराएंगे। प्रोवेट कराने के बाद ही जो आपके लीगल हायर होंगे या जिसको भी वसीयत करेंगे वो उसके मालिक होंगे। अक्सर होता है क्या, लोग वसीयत बिना रजिस्टर्ड कराए ही रख जाते हैं, तो उसमें दूसरा उनके 2 वसीयत आ जाती है, 3 वसीयत आ जाती है। अब कोर्ट को ऐसे समय में डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वसीयत सही है, कौन सी वसीयत गलत है अनरजिस्टर्ड होने पे। ठीक, अब रजिस्टर्ड है तो प्रोवेट कराना इसलिए जरूर। प्रोवेट का मतलब ये होता है कि जिस आदमी ने वसीयत किया है उसकी लास्ट वसीयत कौन है, कि वसीयत में जो सबसे लास्ट वसीयत होगी, 2 रजिस्टर्ड वसीयत हैं तो जो लास्ट वाली वसीयत होगी वही मेन मानी जाएगी, उसी को माना जाएगा। फर्स्ट वाली रद्द मान ली जाती है, खत्म कर दी जाती है। लेकिन हर वसीयत में ये लिखा होता है कि ये मेरी लास्ट वसीयत है। अब लोग आते हैं कहते हैं कि मेरी लास्ट वसीयत है, यही है। कानून कैसे जाने कि वही लास्ट वसीयत है? तो इसके लिए प्रोवेट कराना पड़ता है, कोर्ट में जाके उसे अप्लीकेबल कराना पड़ता है। कोर्ट प्रोसीडिंग में उसको क्या होता है, कोर्ट उसमें पब्लिक नोटिफिकेशन निकालता है कि किसी के पास कोई वसीयत है तो वो आकर के कोर्ट में 30 दिन में सबमिट करेंगे। तो वो प्रोसीडिंग होने के बाद फिर किसी के पास अगर कोई वसीयत दूसरी है वो आके क्लेम करता है तो उसको नील मान लिया जाता है कि जब कोर्ट में आपको बुलाया गया था, जब पब्लिक नोटिफिकेशन दिया गया था, आप नहीं आए। तो ये प्रोसीडिंग होती है कि आप वसीयत हो रजिस्टर्ड हो, और रजिस्टर्ड जिसकी जब आदमी एक्सपायर कर जाए तो उसके जो भी वसीयत में जो मालिकाना वो उसको प्रोवाइड करा ले, तो उससे उसको लीगल राइट प्रॉपर्टी का सारी चीज मिल जाती है। तो जैसा कि आपने जाना कि वसीयत रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है, और जो लास्ट का वसीयतनामा होता है
उसका जो है रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है। तो आप लोग इन बातों पे ध्यान दें। कभी भी आप अगर वसीयत छोड़ के जाते हैं तो ऐसे ही ना छोड़े, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना बेहद ज़रूरी है। अब हम जानेंगे इनसे कि यदि ओरिजिनल पेपर खो जाए, सेल डीड खो जाता है, तो फिर क्या होता है, इसके बाद क्या बैंक हमें लोन देती है या नहीं देती है, इस पे बात करेंगे। आइए जानते हैं इनसे। हाँ, ओरिजिनल टाइटल डीड अगर खो जाता है तो बैंक उस पर फाइनेंस नहीं करता है, क्योंकि बैंक इक्विटेबल मॉर्गेज होता जो बैंक करता है वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के बेस पे ही करता है। तो बैंक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अगर आपके खो गए हैं तो उस पर बैंक फाइनेंस नहीं करता है, इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं करता है। अब अगर खो गए हैं तो उस पर रजिस्टर्ड मॉर्गेज बैंक कर सकता है, जनरली नहीं करता है। और लोगों को ओरिजिनल टाइटल डीड बड़े संभाल के रखना चाहिए। गायब होने पे वो हमेशा बेचने में भी दिक्कत आती है, और उसको मॉर्गेज तो बैंक करता ही नहीं है इन जनरल 99%, क्योंकि बैंक उसी प्रॉपर्टी को इक्विटेबल मॉर्गेज करता है जिसकी टाइटल है। अगर टाइटल ही नहीं रहेगा तो बैंक मॉर्गेज कर देगा तो उसका पैसा कहाँ से पाएगा वो आदमी, जब जरूरत ही नहीं है उसे। और लोग अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि गायब हो गया तो सर्टिफाइड कॉपी निकाल लो। सर्टिफाइड कॉपी तो आप भी किसी भी प्रॉपर्टी की निकाल सकती हैं, तो किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन ले सकती हैं? नहीं ले सकती हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी प्रॉपर्टी पे बैंक लोन करता है, अदरवाइज वो बिना ओरिजिनल के बैंक लोन नहीं करता है। तो ये आप क्लियर मानना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट गायब हो गया है तो बैंक उस पर, कोई नेशनलाइज बैंक या कोई वैसा बैंक इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं करेगा। जैसा कि आपने जाना ओरिजिनल सेल डीड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो आप भी यदि अपने फ्लैट को सेल परचेस करते हैं और किसी को अपने प्रॉपर्टी का कागजात दिखाते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अपना ओरिजिनल पेपर कभी भी ना दें। आप जब भी दें तब आप उसका कॉपी करवा करके ही दें, और ये बहुत कीमती होती है, तो इसको आप संभाल के रखें। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। लाल डोरा क्या होता है और लाल डोरे पे बैंक लोन क्यों नहीं देता है, आइए हम जानते हैं। लाल डोरा जमीन, दिल्ली में जब जमीन सरकार ने एक्वायर की तो जो गांव की ज़मीन थी उसको जो है नक्शे पे जो छोड़ा गया कि ये गांव की ज़मीन है, इसको एक्वायर नहीं किया जाएगा, बाकी और ज़मीन को एक्वायर किया जाएगा। दिल्ली में ऐसा हुआ। तो जो नक्शा बनाया गया उस नक्शे में उस ज़मीन को लाल कलर से, नक्शे पे लाल कलर दे दिया गया। अब उसी को लाल डोरा बोला जाने लगा। कॉन्सेप्ट लाल डोरे का वहाँ से चालू हुआ है। ठीक है। अब हुआ क्या कि लाल डोरा होता जो गांव की ज़मीन है, तो उस ज़मीन को सरकार फ्री कर दी कि जो किसान, जो गांव के ओरिजिनल निवासी हैं, वो उस पर अपने हिसाब से मकान बनाएंगे, रहेंगे, उस पर कोई रूल रेगुलेशन अथॉरिटी का अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हो गई लाल डोरे की ज़मीन। अब और जगह पे भी जहाँ पे अथॉरिटी ज़मीन एक्वायर करने लगी, जैसे नोएडा में, गाजियाबाद में, तो वो लाल डोरा ही उसे बोला जाता है। मतलब वो होती है ग्रामीणों की ज़मीन जो होती है, वहाँ पे अथॉरिटी का कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। लेकिन अब उसमें बैंक लोन क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जो गांव की जो भी ज़मीन होती है वो पूरा एक खसरे में हो गई। पूरे गांव की ज़मीन एक खसरे में हो गई। अब एक खसरे में जितने गांव वाले, जिसका जहाँ कब्जा है वो उसका हो गया। ठीक है। उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है कि वो उसकी कितनी ज़मीन है, किस साइड में है और कहाँ पे है, और अथॉरिटी का कोई रूल नक्शा नहीं पास हो सकता है। कल को बैंक इस पे लोन इसलिए नहीं करते क्योंकि उस पे नक्शा पास नहीं होता है। नक्शा पास नहीं होता है और वो एक खसरे की ज़मीन है, पूरा एक ही खसरा है। अगर डिफरेंट डिफरेंट खसरा हो तो उस आइडेंटिफिकेशन भी होती है। तो इन सब प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बैंक लाल डोरे पे लोन नहीं करता है, बाकी और जगह पे वो लोन करता है। तो लाल डोरा बेसिकली दिल्ली में है, लेकिन गाजियाबाद, नोएडा में जो अथॉरिटी ने ज़मीन एक्विजिशन से छोड़ दी किसानों के लिए, वो लाल डोरा या गांव की ज़मीन मानी जाती है। यहाँ से कॉन्सेप्ट ये लाल डोरे का चालू हुआ, और इस पे बैंक फाइनेंस इसीलिए नहीं करता कि उसका प्रॉपर डिमार्केशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। अब जिस प्रॉपर्टी को प्रॉपर आप डिमार्केशन नहीं कर सकते हो उस पर सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होता है। सरफेसी एप्लीकेबल नहीं होता तो बैंक उस पर जो है लोन नहीं करता। बैंक के लिए बैंक उसी प्रॉपर्टी पे लोन करता है जिसपे सरफेसी अप्लीकेबल, इक्विटेबल मॉर्गेज उसी को करता है जिसपे सरफेसी अप्लीकेबल। सरफेसी वो चीज़ होती है कि बैंक तुरंत उस पर जाके
जब डिफॉल्ट होता है, एनपीए होता है, तो तुरंत जाके कब्जा लेकर के और उसको बेच सकता है। बैंक को ये अधिकार दिया गया है सरफेसी एक्ट में। तो इस वजह से लाल डोरा पे बैंक फाइनेंस नहीं करता है। तो जैसा कि आपने जाना कि लाल डोरे पे बैंक लोन क्यों नहीं देता है, लाल डोरा क्या है, तो जब तक बैंक को अथॉरिटी नहीं मिलती है कि लोन नहीं चुकता होने के बाद उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करे, तब तक बैंक जो है लोन नहीं देता है। तो अब हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बिल्डरों को पैसा दे चुके हैं लेकिन उनको उनका पोजीशन नहीं मिला है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पोजीशन लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे संतोष जी से। हाँ, बिल्डरों ने बहुत सारे लोगों का पैसा ले लिया है, लेकिन अभी उनको ने ना तो कंस्ट्रक्शन पूरा किया है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है वहाँ अथॉरिटी से उन्हें अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने अथॉरिटी में पैसे जमा नहीं किए हैं। तो ऐसे में पब्लिक को जिनका पैसा इसमें बिल्डर के पास गया है, वो आज की डेट में सबसे आसान तरीका है कि वो रेरा में अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। रेरा में कंप्लेन दर्ज कराने के बाद रेरा स्पीडली उनकी सुनता है और बिल्डर को ऑर्डर करता है कि इनका या तो पैसा दिया जाए या टाइम पीरियड में इनको जो है पोजीशन दिया जाए। रेरा में आपको कुछ 1,000 रुपये फीस के साथ ऑनलाइन जाकर के ही अपनी कंप्लेन दर्ज करानी होती है। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद आपको केस दर्ज हो जाता है और रेरा बिल्डर को भी नोटिस देता है, और आपका भी 2 या 3 डेट में आपका केस रेरा फाइनल करके और बिल्डर को ऑर्डर देता है। तो आज की डेट में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों का पैसा बिल्डरों के पास फंसा हुआ है। तो वो अगर उनको कोई दिक्कत है तो रेरा में सबसे पहले जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं, जहां आसानी से उनको पैसा मिल जाए या पोजीशन मिल जाए। दिल्ली गाजियाबाद और नोएडा के लिए रेरा का कार्यालय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जहां पहले अथॉरिटी थी वहां पे उसका ऑफिस है। और अब आपको अभी रेरा कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको रेरा के साइट पे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन उसमें पेमेंट दीजिए। अगर आपको कोई और ज़्यादा ज़रूरत हो तो आपने लीगल एडवोकेट से भी इसमें हेल्प ले सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आया हो, और प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए ये आपको जानकारी हो गई होगी। और अगर किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9560522777। वकील साहब, आपका कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। दर्शकों, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमें कमेंट करें ताकि नए नए कार्यक्रम लेकर के हम आए आपके समक्ष और आपको कानून के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। नमस्कार।